नमस्कार साथियों। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास जो है ये रहने वाली है सीटेट के लिए। और अगर आप एचपी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में लगभग सेम ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका जो एक तरह से आप कह सकते हो रूप या क्वेश्चन का जो एक फॉर्म है उसको अलग कर दिया जाता है। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ये एसएसटी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो एसएसटी में ये सभी क्वेश्चन जो है एक तरह से पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। अब आपने ये बताना है कि ऋतु प्रवास क्या होता है। और आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं होने वाली है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है और एक तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं या पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन एसएसटी के हैं, जिसमें ईवीएस के क्वेश्चंस भी हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं, और मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो इसमें मैंने डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। तो ऋतु प्रवास क्या होता है ये आपने बताना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऋतु प्रवास होता है ऋतु के साथ दूसरी जगह पर प्रस्थान करना। जैसे ही ऋतु जो है वो चेंज होती है, ऋतु आपको पता है मौसम को कह सकते हो आप एक तरह से। तो जैसे ही जो मौसम है वो चेंज होता है तो जो है वो दूसरी जगह पर प्रस्थान करना उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो जो ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है, तो वहां की जनजातियां जो हैं, आपने देखा होगा जो गद्दी अगर मैं उदाहरण दूं गद्दियों का, तो जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जब ठंड का मौसम होता है, जब वहां पर बर्फ पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों के साथ निचले इलाकों में आ जाते हैं। ठीक है, जब उसके बाद जब बर्फ धीरे धीरे जो है वो गर्मी पड़ने लगती है या बर्फ जो है वो ढल जाती है ऊपर के क्षेत्रों में, तो वापस अपनी जगह पर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, ऋतु प्रवास यानी कि एक ऋतु के हिसाब से जो है वो स्वयं को दूसरी जगह पर प्रस्थान कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु प्रवास का अर्थ हुआ कि ऋतु के साथ दूसरी जगह पर प्रस्थान करना। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में चिकून जो है ये स्थानीय पवन जो है ये चलती है। यानी कि चिकून पवन जो है ये वहां की स्थानीय पवन है, ये वहां पर चलती ही चलती है। और किस क्षेत्र की ये पवन है। ठीक है, तो ये है प्रेयरी के घास मैदानों में चलती है ये। ठीक है, प्रेयरी के घास मैदानों में ये पवन चलती है, ये वहां की स्थानीय पवन है। और वहां के जो किसान हैं या फिर आप कह सकते हो एक तरह से चारवाह हैं, या फिर जो भी पशुओं को पालने वाले हैं, वो उनके लिए ये जो पवन है ये बहुत ज्यादा लाभदायक जो है वो मानी जाती है। ठीक है, कहाँ पर चलती है ये, प्रेयरी के घास मैदानों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चिकून आपने नाम याद रखना है, ये पवन है एक तरह से स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ईवीएस से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल की परतों में से कौन सी परत ऐसी है जो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। और ये वायुमंडल की परतों वाला जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो अगर आपने अभी तक वायुमंडल की परतों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज इन परतों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए कि कौन सी परत में कौन सी चीज जो है वो होती है। ठीक है, तो ये जो आयन मंडल है इसकी जो लगभग ऊंचाई है 80 से 640 तक होती है। ठीक है, तो ये जो आयन मंडल है इसमें रेडियो प्रसारण के लिए सबसे ज्यादा ये मंडल जो है या ये परत जो है सबसे ज्यादा जो है वो सहायक मानी जाती है। ठीक है, रेडियो प्रसारण जो तरंगे हैं ये आयन मंडल में ही जो है वो प्रसारित होती है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की परतें आपने पढ़ लेनी है, 5 परतें हैं। ठीक है, तो ये पांचों ही आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, और कौन सी परत में कौन सी घटना होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी जरी किसकी किस्म है। तो सुनहरी जरी जो है
ये किसकी किस्म है? ये है सिल्क की किस्म, ठीक है। किसकी किस्म है? सिल्क की किस्म है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये साड़ियों को बनाने में किया जाता है। आपको पता है जो दक्षिण भारत है वहां पर मैक्सिमम लोगों के द्वारा या औरतों के द्वारा जो है वो साड़ी पहनी जाती है। तो वहां का जो कांचीपुरम स्थान है वहां की जो साड़ियां बनाई जाती हैं सिल्क की साड़ियां, तो वहां पर सुनहरी जरी का प्रयोग किया जाता है साड़ियों को और सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। सुनहरी जरी जो है एक सिल्क की किस्म है जिसका प्रयोग साड़ियों को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? जैसे कि क्वेश्चन से ही या इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये आपने बताना है। तो जनसंख्या घनत्व होता है पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। अब आप मान सकते हो जैसे भारत ही देश है तो जो जनसंख्या कितनी है वहां की या किस तरह के या कितने लोग वहां पे रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं जब हमारे पास 4 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो आपने याद रखना है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक तिहाई लगभग 1/3 पार्ट पर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैं शायद 1-2 बार पहले भी आपको किसी क्लास में बता चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि गुलामगिरी, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? तो गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो थे उनकी ये पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है। याद रखनी है आपने, बहुत बार एग्जाम में ये बुक जो है वो पूछी जाती है। सीटेट के एग्जाम में तो ये पक्का ही पूछी जाती है, ठीक है। तो किसी न किसी सीरीज में ये जो है गुलामगिरी ये पुस्तक पूछी ही गई होती है। तो ये आपने याद रखना है, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित, अब पृथ्वी की जो सतह है उसके जो बिल्कुल पास में जो खनिज हैं उनको बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अब पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास में जो खनिज होते हैं, सतह के बिल्कुल बहुत ज्यादा अंदर जाके नहीं, बिल्कुल सतह के पास में ही जो खनिज पाए जाते हैं उनको किस विधि के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो उनको निकाला जाता है अखनन विधि के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अब जो पृथ्वी की सतह है उसके बिल्कुल पास में ही खनिज है तो उसको अखनन विधि के द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सतह के अंदर पूछे गए होते तो हमारा आंसर यहाँ पर खनन विधि होता, ठीक है। उसको खुदाई करके निकाला जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल सतह के पास में ही है उनको कैसे निकाला जाएगा? अखनन विधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो उद्योग जो है उनके जैसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, तो ये जो टोकरी बुनाई वाला उद्योग है ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है लघु आकार के उद्योग का, ठीक है। लघु आकार के उद्योग का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है टोकरी की बुनाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानाशाही क्या है? अब तानाशाही क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आपको शायद पता भी होगा कि तानाशाही क्या होती है। जिसमें जो तानाशाह है उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी देश में तानाशाही जो है वो चलती है तो वहां का जो एक तरह से एक आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कुछ भी कह सकते हो, एक राजा कह सकते हो वहां का, तो जो होगा वो जो निर्णय ले लेगा उसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हो कि ये निर्णय क्यों लिया गया, ठीक है। चाहे वो निर्णय जो है वो कैसा भी हो, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए ना भी हो तब भी लोग जो है उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि ये निर्णय किस प्रकार का है, ठीक है, ये कैसा निर्णय है, ठीक है। तो ये तानाशाही में होता है कि जैसा कि हमारा जो भारत है उसमें लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो उसमें जैसे मान लो कि सरकार के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है या सरकार के द्वारा कोई कानून पास किया जाता है तो हम जो लोग हैं भारत के वो उसके ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो सवाल उठा सकते हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए सुटेबल नहीं है या ये अच्छा नहीं है, तो हम उसको जो है वो रद्द करवा सकते हैं।
लेकिन जो तानाशाही प्रक्रिया होती है उसमें जो तानाशाह के द्वारा एक बार निर्णय ले लिया गया, उसको आप जो है उसके ऊपर प्रश्न जो है वो नहीं उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध। ठीक है, ये कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में ये कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है कृष्णराज सागर बांध। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखने हैं। ये बांध से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम जो 2005 है उसमें मृतक पिता की संपत्ति में किसे समान अधिकार प्रदान करता है? ये जो अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये एक तो आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि ये आया कब था? तो ये 2005 में पास किया गया था। ठीक है, तो और इसमें जो मृतक पिता हैं, मान लो कि किसी एक पिता की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी संपत्ति के ऊपर किस किस का अधिकार होगा? ठीक है, कौन कौन जो है वो उसकी संपत्ति के बराबर के हकदार जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये एक संशोधन पास किया गया था, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम नाम था इसका, और ये 2005 में पास किया गया था। तो 2005 के जो बाद के जो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अगर, तो उसमें जो है पत्नी पुत्र या फिर पुत्रों या पुत्री या पुत्रियों को भी बराबर अधिकार जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बहुत जैसे 4 या 5 पुत्रियां हैं या आपके 4 या 5 पुत्र हैं, तो सभी को, और साथ में पत्नी को, और साथ में पुत्र और पुत्रियों को, ठीक है, यानी कि आपकी बेटी और बेटा और पत्नी तीनों को ही बराबर का हक जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, 2005 के बाद जितने भी जो व्यक्ति हैं, 2005 के पहले के जो मृत व्यक्ति हैं उसमें जो है पुत्रियों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता था, उसमें पुत्र को ही संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है वो माना जाता था। लेकिन 2005 के इस संशोधन के बाद जितने भी मृतक पिता हैं उनकी संपत्ति के ऊपर जो है वो बेटी को भी उतना ही बराबर का हक दिया जाएगा जितना कि बेटे को मिलता है। ठीक है, पत्नी का और पुत्रों या पुत्र या फिर पुत्री और पुत्रियों का, ठीक है, चाहे ज्यादा है चाहे एक है, तो उनको सभी को बराबर का हक जो है वो प्राप्त होगा। यानी कि जितनी भी संपत्ति है उसके जितने आप टोटल लोग हो जाते हैं पुत्र पुत्रियों और पत्नी को मिलाकर, उन सभी को बराबर रूप में से बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधन है, इंपॉर्टेंट है, 2005 में ये संशोधन आया था, ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किस किस को संपत्ति में बराबर का अधिकार जो है, समान अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का जो वर्णन है उसको करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विविधता में एकता वाला जो मुहावरा दिया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत जो है उसमें बहुत सारे धर्मों के लोग साथ में रहते हैं, बहुत सारे जो एक तरह से किस्मों के लोग साथ में रहते हैं, बहुत सारी नस्लों के लोग साथ में रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो साथ में रहते हैं। जैसे अमीर भी है, कोई गरीब भी है, कोई रंग की अगर बात करें तो कोई काला रंग का है, कोई सफेद रंग का है, मतलब इस तरह के भेदभाव को सभी को भुलाकर, या फिर बहुत सारे धर्मों को माने, जैसे मुस्लिम है, सिख भी है, ईसाई भी है, बहुत सारे लोगों को साथ में मिलाकर ये जो भारत है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो रहते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए, भारत राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए जो वर्णन एक मुहावरा दिया गया था, विविधता में एकता, ठीक है, कि बहुत सारे धर्मों के लोग तो रहते हैं, बहुत सारी नस्लों के या बहुत सारे एक तरह से वर्णों के लोग तो रहते हैं, लेकिन उनमें क्या है, एक तरह से एकता है, सभी को मिलाकर ही भारत बनता है। तो इस मुहावरे का प्रयोग किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। विविधता में एकता जो मुहावरा है वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला स्तर की विकास योजनाएं जो है उनका निर्धारण कौन करता है? तो जिला स्तर की विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिला परिषद जो है जिला स्तर की जो विकास योजनाएं हैं उनका निर्धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है ये कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 21 अक्टूबर 2005 को जो है वो पारित जो है वो किया गया था। अब इसमें सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो इसको जरूरत 2005 में 21 अक्टूबर 2005 में ये पारित किया गया था। तो इसने जो है
कोई भी सरकारी दस्तावेज है, चाहे कोई भी सरकारी जो है वो एक काम है किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसमें आम लोगों को भी सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि ये सरकारी काम है, इसमें आप जो है वो जो दस्तावेज है उनको आप नहीं देख सकते हो, ठीक है? तो ये एक अधिकार दे दिया गया था कि चाहे आम लोग हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सूचना का अधिकार चाहता है, उस चीज को लेकर वो सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो आप उसको मना जो है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है? 2005 में ये अधिकार जो है वो पारित, अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, एक कानून बना दिया गया था कि सरकारी दस्तावेज एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जो भारत के राज्य हैं उनमें जो है वो लोग जो है वो जानकारी सरकारी जो काम है या सरकारी जो जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका कौन थी? तो सुल्तान का जो स्वप्न नामक कहानी है, इसको रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखा गया था। रुकैया सखावत हुसैन जो थी, ये बंगाल की एक लेखिका थी और उनके द्वारा इस कहानी को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और जो रुकैया सखावत हुसैन थी, इन्होंने एक पुरुषों के समान जीवन जीने का जो सपना देखा था उसको इस कहानी के जरिए बताया है, ठीक है? तो ये इस से रिलेटेड जो सुल्तान का सपना से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए कि ये चाहती थी कि जो औरतें हैं वो भी पुरुषों के समान अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इस स्वप्न को उन्होंने इस कहानी के जरिए जो है वो लिखा हुआ है और इस कहानी को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ये बंगाल की लेखिका थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 22 ये क्या सुनिश्चित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार बचने का अधिकार, ठीक है? तो दुर्व्यवहार और गिरफ्तारी के दौरान जो भी एक दुर्व्यवहार किया जाता है वो नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो एक जो आप कह सकते हो जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसको 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद जो 22 है उसके तहत कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक तो जो जज है उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। वो अपना दूसरा है कि वो अपना जो वकील है उसकी सलाह ले सकते हैं, ठीक है? उनको अपना वकील करने का अधिकार है, ठीक है? नंबर 2 और नंबर 3 है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है ये कारण आपको बताना होगा, ठीक है? यानी कि अरेस्ट वारंट जब पूछा जाता है कि आपके पास अरेस्ट वारंट है, ऐसे पूछा जाता है, तो वो आपको दिखाना होगा, ठीक है? उसको गिरफ्तारी करने का कारण क्या है वो उसको बताना होगा, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के अधिकार जो है अनुच्छेद 22 के तहत जो भी एक आप गिरफ्तार कर रहे हो जिस भी व्यक्ति को उसको ये अधिकार जो है वो दिए गए हैं, ठीक है? तो किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसको दंडाधिकारी के पास आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? तो ये अनुच्छेद 22 से रिलेटेड ये फैक्ट है, ठीक है? उसको अधिकार प्राप्त है। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं भी ये क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की ये क्लास है जो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी ये वीडियो जो है वो जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।